गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके रिविजन्स जो हैं अच्छे हो रहे होंगे। आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम जो पढ़ रहे हैं वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करें और शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये बुक है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक परीक्षा भर्ती परीक्षा गाइड है ये। और ये पेपर 1 के लिए है। और लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो है इसमें पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स। क्रॉन पब्लिकेशन की किताब है जिसे हम रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन साथ साथ आपके साथ ही हम कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और सारे जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं आप पीछे के भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने रिवाइज़ की थी। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पार्ट ए है, सेंटेंस पढ़ चुके थे और आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको रिवीजन के तौर पर प्रस्तुत किया है। एक बार फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, क्योंकि अपने सिलेबस को बार बार देखना भी बहुत सही होता है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। देखिए, विषय होगा भाषा, आपका अर्थ क्या है, प्रश्नों की संख्या 100 नंबर और भाग 1 जो होगा 25 मार्क्स का और भाग 2 जो होगा वो 75 मार्क्स का। कितने आवर मिलेंगे हम लोगों को? परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा। कुल अंक कितने होंगे? 100 नंबर। भाग 1 जो है 25 और भाग 2 है वो 75। तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे और यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अहर्ता कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि हम लोगों को 30 नंबर लाने हैं इस पेपर से, जो कि अनिवार्य है। देखिए, हम लोग जो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हमारा कंटेंट है और इस कंटेंट से ये इंग्लिश का कंटेंट है और इसके नीचे हिंदी भाषा ज्ञान है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में इसको रिवीजन में इसको बताया था। इसमें हम लोग को क्या क्या रिवीजन करना था? द सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, द नाउन, द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, द एडवर्ब, the verb, the adverb, the preposition, the conjunction। और अभी हम पहुँचे हैं 9वें नंबर पर, दी कंजंक्शन जो हमने कल पढ़ा था, कल रिवाइज किया था। अब हम आएंगे 10वें नंबर पर, दी इंटरजेक्शन। उसके बाद है द टेंस, द आर्टिकल, द वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद है पार्ट बी में पढ़ना हम लोगों को इतना सारा कुछ, सिनोनिम्स, एनाटम्स और स्पेल टेस्ट, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन। और इसका थर्ड पार्ट भी है, यानी कि अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, पैसेज कंप्लीशंस, कंटेक्स्ट बेस्ड पैसेज, यानी कि ये सब क्वेश्चन है। इसमें से हमारे जो क्वेश्चन सेट होंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या क्या किससे होंगे ये भी देख लेते हैं। व्याकरण एवं अनुप्रयोग, जो है वर्ग विच्छेद है, संज्ञा वर्ग और वचन कारक, इसको पढ़ना है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, वर्तनी। आज हम जो है उपसर्ग तक पहुंच चुके थे, समास इसमें पढ़ना है, वर्तनी। और उसके बाद हम आ जाएंगे पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, विलोम, श्रुति श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, अलंकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अपठित गद्यांश, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए, जहाँ तक हो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। धीरे धीरे पढ़ने में हमारा काम नहीं बनेगा, हमें अपने पढ़ाई में स्पीड लानी होगी। अब टाइम हमारे पास बहुत कम बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं समाप्ति। और जिस तरीके से इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें बस समझने की ज़रूरत है।
बहुत डिटेल पढ़ने के बाद हमारे पास समय भी कम बचेगा। और हमने पहले भी अपने स्कूलों में समास वगैरह पढ़ा है, ग्रामेटिकल पोर्शन हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें रिकैप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस लेवल पे हैं कि हमें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। और इस रिवीजन में मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं खुद भी रिवीजन कर रही हूँ और आपके लिए भी रिवीजन को अपलोड कर रही हूँ, मैं जो भी रिवाइज कर रही हूँ। आइए अब रिवाइज करते हैं समास। अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद में पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद के दोनों को पृथक पृथक करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है। समस्त पद अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्हों का लोप होता है। कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर इसी आधार पर इसके 6 भेद भी माने गए हैं। क्रम में धार्य। कर्मधारय समास में क्या होता है? इस समास में पहला पद विशेषण उपमेय और दूसरा पद विषय या उपमान होता है। द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। और द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास के दोनों पद जो होते हैं वो लोक प्रसिद्ध किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने इस समास को समझा, और भी कुछ चीज़ें इधर भी हैं, देख लीजिए। अच्छा, ये इसके क्वेश्चंस हैं, बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और जान लें समास को, ताकि हमें इसको हल करने में आसानी हो। देखिए, ये बुक जो हमने कल बताई थी आपको, रंजीत सर की है। रंजीत सर की बुक जो है बड़े इत्मीनान से पढ़ने की है, और ये है डिटेल में। तो कुछ इसमें से जान लेते हैं जो हमें हेल्प करेगी। देखिए, इनका ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और भी इसको स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए, इन्होंने इसके वो बना दिए हैं स्ट्रक्चर में, जो प्रिंट देश में दिया हुआ है जो, तो ये बहुत हेल्पफुल है। अव्ययी भाव समास से दोनों के पहला पद और पहला पद नाम पद। अब यहाँ देख लीजिए, समास है तत्पुरुष। तत्पुरुष के डिविजन्स में क्या क्या है? इसमें सब डिविजन लुप्त, अलुक, उपपद, नय, लुपपद और कर्मधारय, और उसके बाद देगु। और यहाँ देखिए, द्वंद्व से क्या हुआ? द्वंद्व से हुआ इतरेतर, समाहार और विकल्प। और ये है बहुव्रीहि। ये चीज़ जो है एकदम से जाननी बहुत ज़रूरी थी, जो हमारे उस बुक में नहीं थी। उस बुक में जो है, वो जो बुक है हमारी कुरान की, वो बहुत अच्छी किताब है। शॉर्ट में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है और आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, और हमारा सिलेबस इस वक्त इतना ज़्यादा है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करना है, तो उसके लिए वो बहुत उपयोगी है। और ये किताब जो है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर डीपली जाना है, तो आप फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। दोनों किताब साथ साथ चलेगी। कभी प्रॉब्लम आई तो हम इससे भी ले सकते हैं सहारा, और उससे तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये किताब मुझे बहुत पसंद है। जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको ज़रूर टच करते हैं। देखिए, इसमें कुछ है, ये है ना, अव्ययी भाव समास का विग्रह है यहाँ पे। अव्ययी भाव समास का इन्होंने जो अर्थ दिया है वो काफ़ी अच्छा है। अव्ययी भाव का अर्थ है जो समास पद अपना रूप सदैव एक ही रखे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला अव्यय शब्द अव्यय, और जिसका भाषा प्रयोग में रूप सदैव एक जैसा होता है। इसके रूप में कोई व्यय नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन। समासों में पहला शब्द यथा तथा प्रति अव्यय शब्द है, और तथा दूसरे वाले शब्द में संभव, दिन की तुलना में इसका अर्थ भी प्रधान है। जैसे यथा संभव, जैसे संभव हो सके। यहाँ संभव हो सकने का भाव जैसे पर निर्भर करता है, अतः पहले शब्द का ही अर्थ प्रधान है। समासों के भेद के लिए यह पद प्रधानता एवं पद के स्थान पर आधार संस्कृत व्याकरण में पढ़नी के समय से ही चला आया है, किंतु इसमें इतने अपवाद हैं कि यह भ्रांति उत्पन्न करता है। जैसे जिसका मुख अरविंद के समान है, मुखारविंद भी कहते हैं, और अरविंद मुख भी कहते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिल रही है। और इसमें से हम कुछ समास का जो है ना टॉपिक कवर करेंगे। पहला पद नाम पद। ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। पहला पद नाम पद। पहला
पद जो है नामपद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग ना होकर संज्ञा के विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि संज्ञा विशेषण शब्द अन्यत्र तो लिंग वचन कारक में अपना रूप बदलते हैं, किंतु अव्ययी भाव समास जो है अपने पर आने पर उसका रूप स्थिर रहता है। इन समासों का विग्रह कुछ भी भिन्न ढंग से होता है। क्या है वो? नित्य प्रति जो नित्य हो, कथानुसार कथा के अनुसार, साफ 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 के बाद साफ, अंतर व्यथा मन के अंदर की व्यथा, एक 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 के बाद एक, भागम भाग भागने के बाद भागना, बीचों बीच बीच के बीच में, घर 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 के बाद घर, मंद 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 के बाद मंद, धीरे 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 के बाद धीरे, दिनों दिन दिन के बाद दिन, रातों रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ हाथी हाथ में, सुना सुनी सुनने के बाद सुनना, घड़ी घड़ी घड़ी, समय की इकाई के बाद घड़ी। तो ये हमने जाना ये क्या था। यहाँ देखिए, हिंदी में शब्द की आवृत्ति से घर घर हाथों हाथ जैसा अव्ययभाव समास बहुत बनते हैं और इस भाषा की यह समास क्रिया बहुत समृद्ध है। अब आगे हम करेंगे तत्पुरुष समास, लेकिन जो है अभी इसको यहाँ पे हम देते हैं विराम और हम ही कल ही जो है इसका क्या करेंगे, इसके जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं उसको बनाएंगे एक साथ, तत्पुरुष समास और बहुवैकल्पिक प्रश्न समास के। तो हमने जाना आज क्या, समास। समास के में क्या क्या खास चीज़ें होती हैं, वो है समास में क्या क्या भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि जो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। ठीक है, और अब आइए कुछ दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं इंग्लिश में। हम कहाँ पढ़ रहे थे? इंग्लिश। एक काम करते हैं, इंग्लिश हम शाम के टाइम रिवाइज करेंगे। अब आइए थोड़ा सीटेट से रिलेटेड कुछ पढ़ लें, उसके बाद हम आएंगे अपने बीपीएससी के टॉपिक पर जो हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आज ये बुक निकाली है हमारे सीटेट के दोस्तों के लिए। इवन मुझे खुद भी सीटेट के एग्ज़ाम देने हैं। ये बुक मेरे पास थी, सीडीपी पासबुक पेपर 1 और पेपर 2 की, सीटेट एंड स्टेट के लिए समरी बुक है ये। तो ये आप देख लीजिए विद FYQ। की पॉइंट्स है इसके NCF 2005, पेडागोजी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड, शॉर्ट नोट्स और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट PYQs हैं। ये हैं आपके रोहित वैद्वान सर, NEP 2020 के साथ। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। आप चाहें तो ये पासबुक हमारी जो सीटेट के जो फ्रेंड्स हैं, वो अभी जिनको एग्ज़ाम देना है, वो ज़रूर इसको मंगवा सकते हैं। रोहित सर की बुक है। DSSB, KVS, NVS, सुपर टेट में ये निश्चित सफलता के लिए पढ़ी जा सकती है। तो हमने भी ये बुक अपने पास रखी हुई थी, तो हमने इस बुक को निकाला है और सोचा है कुछ रिवाइज कर लिया जाए। तो साथ साथ चलेगा सब रिवीजन। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है एजुकेशन पॉलिसी। इस बुक का ये चैप्टर नंबर है 24। एजुकेशन पॉलिसी हमें पढ़नी है, जो बाइलिंगुअल है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। आइए पढ़ते हैं इसको। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से समझ में आएगा। और बाकी तो रोहित वैद्वान सर के चैनल पर, अध्ययन मंत्रा पर आप जाकर के आराम से समझ सकते हैं। और हम रिवाइज सेल्फ कर रहे हैं अपनी, तो हम जैसे रिवीजन कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी अपलोड कर रहे हैं। अपनी पर्सनल रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे हम कितना भी कोचिंग कर लें, क्लास कर लें। ये देखिए 24 है एजुकेशन पॉलिसी एंड कमीशंस, NEP 2020। NEP 2020 is the third education policy in the history of independent India, after the policy of 1968 and the second policy of 1986. NEP 2020 का मसौदा समिति के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, के पूर्व अध्यक्ष थे। और NEP 2020 was drafted by the committee headed by former ISRO चेयरमैन K. कस्तूरी रंजन। ये हमको दिमाग में रखना है
कि जो NEP 2020 है वो किसके द्वारा, NEP 2020 1968 की नीति और 1986 की दूसरी नीति के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है। और किसके द्वारा बनी थी? चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, नॉट रंजन। The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to addresses the many growing development imperatives of our country. This policy replaced the 34-year-old National Policy on Education NEP 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है, याद रखना पड़ेगा। एज पर NEP 2020 लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, enjoyable, engaging. Therefore, the current 10+2 system is to be replaced by a 4-stage 5+3+3+4 structure. NEP 2020 के अनुसार सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान 10+2 प्रणाली को 4 चरण 5+3+3+4 संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। अब आते हैं यहाँ, education policy lays particular emphasis on the development of the creative potentials of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacity, both the foundational capacity of the literacy and numeracy and higher order cognitive capacity such as critical thinking and the problem solving, but also social, ethical and emotional capacity and disposition. शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर बल देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमता, दोनों साक्षर और संज्ञानात्मक और उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमताओं की मूलभूत क्षमताएं जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को विकसित करना चाहिए, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और स्वभावों को भी विकसित करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी lays emphasis on the conceptual understanding and improving educational outcomes so that the children can implement and acquire knowledge and skill in real life. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। तो हमने जाना आज 2020 एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। ये है इसकी प्रोग्रेसिव कार्ड, तो इसको हम कल रिवाइज करते हैं और ये देख लेते हैं। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। बहुभाषावाद और शिक्षण और सीखने की भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना इसका मोटिव था। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय लेने और नव विचार को प्रोत्साहित करते हैं। इट एम्फसाइज ग्रुप वर्क एज वेल एज इंडिविजुअल वर्क। NEP 2020 लिंक द स्टडी टू द करिकुलम। यह समूह के काम के साथ साथ व्यक्तिगत काम पर जोर देता है। NEP 2020 अध्ययन को पाठ्यचर्या से जोड़ता है। तो आज इतना ही, कल और रिवाइज करेंगे। और ये हो गया आपका सीटेट का कवर। इससे हम रोज़ एक टॉपिक रिवाइज करेंगे। जो हमारी ये समरी बुक है, हमारी अगर समरी अच्छी हो जाएगी तो हम ऑब्जेक्टिव एकदम से सही लगाएंगे। और अब आगे आते हैं हम लोग फिर से VPSC की तरफ, क्योंकि हमारे लिए दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में और हमें इसी तरीके से पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चामियार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह स्वतंत्रता पूर्व और बिंदेश्वरी वर्मा स्वतंत्रता के बाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पूर्व थे और देव शरण सिंह स्वतंत्रता के बाद थे।
विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बागी, प्रथम विधानसभा परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद उपसभापति सईद हसन इमाम, स्वतंत्रता के पूर्व थे ये, और श्यामा प्रसाद सिंह तो स्वतंत्रता के बाद। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व सर्व एडवर्ड मेनार्ड चैप्स चैम्पियर, और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित, और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलीराम भगत, 5वां लोकसभा, और बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 में बनी थी। प्रथम बिहार वासी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम, और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो कब हुआ था बिहार में? 29 जून 1968। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु 1874, और प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी 1832। तो ये है हमारा जीएस, जो हमें हिस्ट्री का, ये हमको हमेशा याद रखना होगा, एग्ज़ाम में बहुत बहुत उपयोगी है। तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रिवाइज करेंगे और फिर कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बिहार जीके प्रैक्टिस सेट लाएं और उससे कुछ रिवाइज करें। तो रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए जो पढ़ें वो अपलोड करते रहें। ओके, बाय, टेक केयर।